Hello students, in today's video we will talk about the theory based questions of partnership that are coming in the form of MCQ. पर इन्हें पढ़ने से पहले एक बार हम ये देखेंगे कितने क्वेश्चंस हैं पार्टनरशिप के जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे टर्म 1 में। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 25 क्वेश्चंस एज पर द सीबीएसई सैंपल पेपर। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से अगर हम सैंपल पेपर को एनालाइज करें तो 4 थ्योरी के क्वेश्चंस बन रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक ही क्वेश्चन है जो थ्योरी भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चंस थ्योरी के हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन थ्योरी के हैं। यानी टोटल आपके पास 9 से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरी के आएंगे ही। पार्टनरशिप में से भी 25 क्वेश्चंस है टोटल पार्टनरशिप के, सभी चैप्टर्स को मिलाकर। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। पहला क्वेश्चन है, गुडविल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? गुडविल फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट है जिनकी कोई रिलायजेबल वैल्यू नहीं होती, बट वी ऑल नो गुडविल की रिलायजेबल वैल्यू है। करेंट एसेट जो विद इन 12 मंथ्स जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, दैट मीन विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। वेस्टिंग एसेट्स जो विच वंस यूज्ड विल गेट डिमोलिश्ड, खत्म हो जाएंगी। इनटैंजिबल एसेट्स ना जिन्हें देखा जा सकता है और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। So yes, goodwill is an intangible asset which cannot be seen or which cannot be touched. दूसरा क्वेश्चन है, when goodwill is not purchased, यानी जब हमने गुडविल नहीं खरीदी है तो क्या गुडविल का अकाउंट रेज होगा? रेज नहीं होगा, पार्शियली रेज होगा या एज पर द एग्रीमेंट रेज होगा? देखो बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जहां पर स्टेटेड है कि परचेज गुडविल ही बुक्स में रिफ्लेक्ट होती है। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, यानी वो गुडविल जो हमने परचेज नहीं की है, वो कभी भी बुक्स में रेज नहीं होगी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय लोकेशन। लोकेशन से बिल्कुल गुडविल अफेक्ट होती है बिजनेस की। जितना सेंट्रलाइज प्लेस पर होगा या कस्टमर के डोर स्टेप के पास बिजनेस होगा, उतना ही ज्यादा बिजनेस फ्लरिश करेगा, उतनी उसकी गुडविल ज्यादा होगी। यस, रेपुटेशन भी मैटर करती है, गुड कस्टमर सर्विस भी मैटर करती है। तो ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, ऐसा कोई भी इनमें से ऑप्शन नहीं है जो नॉट अफेक्टेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन? जब प्रॉफिट्स अनइक्वल हैं, प्रॉफिट कोई ट्रेंड शो कर रहे हैं, प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है, या नन ऑफ दीज। देखो, वेट्स देने का मतलब हम किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर हमें लग रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा बिजनेस ने अर्न किया तो उसको ज्यादा वेट दे देना। किसी ईयर में कम प्रॉफिट अर्न किया तो उसको कम वेट, मतलब उसको कम, एक तरह से हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस देना। तो ये ट्रेंड होता है। सो पॉजिटिव ट्रेंड भी हो सकता है अपवर्ड गोइंग, और नेगेटिव ट्रेंड भी हो सकता है। सो वेटेड एवरेज मेथड तभी यूज होगा जब प्रॉफिट का कोई ट्रेंड है, राइजिंग होगा असेंडिंग ऑर्डर में या फॉलिंग होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, इन चारों में से आपको बताना है क्या फॉर्मूला है। सी, जब भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से, तब हम अपने सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं अपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reasoning. Goodwill refers to the capacity of a business to earn more profit over and above the normal profit. जो एक नॉर्मल सिमिलर फर्म कमा रही है, हम उससे ज्यादा कब कमा पाएंगे? जब हमारी गुडविल होगी। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है बट ये फिक्टिशियस नहीं है, यानी इसकी रिलायजेबल वैल्यू है। दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट क्या ये एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। सो व्हाट इज आवर ऑप्शन? ऑप्शन बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आप एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे, पहले वो ट्रू या फॉल्स है क्या है। एक एक स्टेटमेंट को देखा, जब दोनों ट्रू हो जाएंगे तभी आपको ए और बी ऑप्शन में अपने आंसर को सर्च करना है। अगर तो रीजन रिलेट कर रहा है असर्शन से, देन यू विल मार्क ऑप्शन ए।
otherwise it will be option B. Assertion है next, goodwill of the firm is computed by taking average of past year's profit. पिछले सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेते हैं, इसका रीजन गिवन है. देखो ये बात बिल्कुल ट्रू है, हम एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं. रीजन कह रहा है पास्ट प्रॉफिट्स आर इंडिकेटर्स ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट विच विल अक्रू टू द फर्म इन फ्यूचर, सो पास्ट प्रॉफिट्स आर एवरेज्ड. पिछले साल के प्रॉफिट्स का एवरेज हमें कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर फोरकास्ट करने में हेल्प करता है, इंडिकेट करता है हमारे फ्यूचर को. तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है और दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तभी तो हम एवरेज कर रहे हैं, बिकॉज आवर प्रीवियस ईयर एवरेज प्रॉफिट्स आर इंडिकेटिंग व्हाट प्रॉफिट वी आर गोइंग टू अर्न इन फ्यूचर. नेक्स्ट assertion है गुडविल इनटेंजिबल एसेट है बट नॉट फिक्टिशियस. ट्रू है, इनटेंजिबल तो है, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, बट रिलायजेबल वैल्यू है, इसलिए फिक्टिशियस नहीं है. रीजन क्या है, गुडविल कैन बी फेल्ट but cannot be touched, so it is an intangible asset. Fictitious assets are basically capital losses and they do not have any value, while goodwill has a value. So I think now you know how to answer this question. Both the statements are true and R is the correct explanation of A, assertion. Moving to our next question. While computing goodwill of a partnership firm, abnormal gains are subtracted and abnormal losses are added back in concerned year. इस थ्योरी के साथ आपका बेटा देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल जो फॉर्मूलाज है वो भी कहीं ना कहीं आपका बेस, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. हम एबनॉर्मल गेन्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करते हैं, और रीजन क्या है, ये एडजस्टमेंट हम करते हैं ताकि हमारा नॉर्मल ईयर में नॉर्मली जो प्रॉफिट है हमारा, जो हम मेंटेन कर सकते हैं फ्यूचर में भी, उसको असर्टेन कर सके. सो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, वी नो दैट. और यस, क्योंकि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस की टू नो आवर प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल ईयर, so both the statements are correct and R is the correct explanation of A. Next question is assertion, while computing goodwill of the firm based on average profit method, it is multiplied by number of purchase, number of years of purchase. Reason क्या है, buyer of a business will earn profit entirely due to seller's effort. जो पुराने बिजनेसमैन ने अपने एफर्ट से, अपने टॉयल और पेन से बिजनेस को एक मुकाम तक पहुंचाया है, कुछ साल तक बायर को उस एफर्ट का फायदा होगा, और वो जो फायदा उसको होगा उसी को हम परचेज ईयर्स कहते हैं. सो आई थिंक बोथ स्टेटमेंट नाउ यू कैन मेक इट आउट आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. मूविंग नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट वैल्यूड ड्यूरिंग. कब, कौन सी सिचुएशन में हम गुडविल को वैल्यू नहीं करते? एडमिशन में आप लोगों ने पढ़ा है, रिटायरमेंट डेथ में भी आप पढ़ेंगे, अमेलगमेशन ऑफ टू फर्म्स. ए, बी और सी ऑप्शन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की ऑप्शन है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म को ताला लग गया. जब ताला लग गया तो गुडविल वैल्यू करने की नीड नहीं है. सो आवर ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं या आप अपना बिजनेस बेच रहे हैं, जो भी अमाउंट आपको आपकी नेट वर्थ मार्केट वैल्यू से ज्यादा मिल रही है, यानी आपने बिजनेस सेल किया और आपके बिजनेस की मार्केट वैल्यू थी 12 लाख और आपको सेल करने का मौका मिल रहा है उसको 15 लाख में. सो व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा अमाउंट दैट यू आर रिसीविंग? आपकी मार्केट में गुडविल है, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग दैट एक्स्ट्रा अमाउंट. Moving to next question, which accounting standard govern preparation of treatment of goodwill? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हेल्प करता है? Yes, most of you know the answer. Yes, options है हमारे पास AS26, AS12, AS3 and AS26. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 which talks about treatment of goodwill. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 which goodwill is recorded in the books of accounts? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पीपीटी में बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करता है तो हमारे पास दो तरह की गुडविल आती है. एक आती है परचेज गुडविल और एक आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल.
सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज वैल्यूड गुडविल, जिसके लिए आप 3 मेथड्स पढ़ते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नेवर शोन इन द बुक्स. परचेज गुडविल के लिए आपने कंसिडरेशन पे की है, दैट इज व्हाई इट इज रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स, बट इट हैज टू बी रिटन ऑफ इमीडिएटली. सो कौन सी गुडविल हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो अगर रिकॉर्ड आ रहा है तो हम परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट इसको भी राइट ऑफ करना होता है इमीडिएटली. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, excess profit earned by a firm in comparison to normal profit on capital employed in the business is called. जो नॉर्मली मेरे आसपास के और फर्म्स जो मेरे कंपेटिटर्स हैं अर्न कर रहे हैं, अगर मैं उनसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, then is it capitalization of profit, super profit, average profit or none of these? See, I am earning abnormally, extra earn कर रहे हैं, so that extra profit is super profit. एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? आपके पास ऑप्शन है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नन ऑफ दीज. आई नो मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर, इट इज एवरेज प्रॉफिट, जो आपने एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो कैपिटल इन्वेस्ट करके एक पर्टिकुलर रेट पर हम एक्सपेक्ट करते हैं जैसे और फर्म्स अर्न कर रहे हैं हमारे आसपास के कंपेटिटर्स, वही हम अर्न करेंगे. सो जो इनका डिफरेंस है दैट इज सुपर प्रॉफिट. Thank you for watching this video. Do subscribe my channel.